रुको, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक इस्लामिक देश की सबसे खामोश घाटियों में आज भी हवन की खुशबू उठती है और लोग खुलेआम इंद्र और महादेव का नाम लेते हैं, तो तुम मानोगे या इसे सिर्फ एक कहानी समझकर स्किप कर दोगे? यही वो सच है जिसे आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, और यकीन मानो ये वीडियो तुम्हारी सोच को हिला देगा। जरा अपने दिमाग में ये दृश्य बनाओ, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, बीच में लकड़ी के छोटे छोटे घर और उनके सामने रंग बिरंगे कपड़ों में सजी महिलाएं, ढोल की आवाज पर नाचते लोग, जैसे समय यहीं कहीं रुक गया हो। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये सब उस जगह हो रहा है जहां अपनी पहचान बचाना ही सबसे बड़ा खतरा है। अब सवाल उठता है, आखिर ये लोग हैं कौन? क्यों इनकी संख्या हर साल खामोशी से खत्म हो रही है? और सबसे डराने वाली बात, क्या आने वाले कुछ सालों में ये पूरी सभ्यता सिर्फ किताबों में रह जाएगी? तुम ये वीडियो छोड़ सकते हो, लेकिन तब तुम उस सच से अनजान रह जाओगे जो इतिहास, राजनीति और धर्म तीनों को एक साथ जोड़ता है। इस वीडियो के अंत तक मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूं जो शायद इंटरनेट पर भी साफ साफ नहीं बताया जाता, और जब तक तुम आखिर तक नहीं देखोगे ये कहानी अधूरी ही लगेगी। तो तैयार हो, क्योंकि जो तुम अभी देखने वाले हो वो सिर्फ जानकारी नहीं, एक खत्म होती पहचान की आखिरी झलक है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज़ इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज़ एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जनजागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। रुको, सोचो जरा, एक ऐसा देश जहां खुलकर पूजा करने की भी आजादी नहीं, वहीं उसी जमीन पर एक जनजाति आज भी अपने देवी देवताओं की पूजा करती है। आखिर कौन हैं ये लोग? क्यों इन्हें कलश कहा जाता है? कैसे लाखों से घटकर सिर्फ कुछ हजार रह गए? और क्यों इनका रिश्ता प्राचीन वैदिक संस्कृति से जोड़ा जाता है? अगर ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहना। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस रहस्यमयी जनजाति की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कलश जनजाति की। एक ऐसी जनजाति जो अपने अनोखे रीति रिवाज और परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इनकी महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता है। नीली आंखें, अलग पहनावा और सबसे खास बात, इनकी जिंदगी में आजादी। ये महिलाएं अपने समाज में खुलकर जीती हैं, जो इन्हें कहीं ना कहीं प्राचीन वैदिक समाज की महिलाओं से जोड़ता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कलश जनजाति की असली पहचान है उनकी संस्कृति, जिसे इन्होंने आज तक बचाकर रखा है और जो काफी हद तक प्राचीन हिंदू परंपराओं से मिलती जुलती है। कलश जनजाति उत्तरी पाकिस्तान के चित्राल जिले में रहती है, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंदू कुश पर्वतों के बीच बसा हुआ है। यह वही जगह है जहां ये जनजाति आज भी अपनी परंपराओं के साथ डटी हुई है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद को इस्लामिक राष्ट्र मानता है, जहां गैर मुसलमानों के लिए हालात अक्सर मुश्किल बताए जाते हैं, वहीं ये जनजाति बिना डरे अपनी पहचान के साथ जी रही है। जहां खुलेआम पूजा करना आसान नहीं, जहां त्योहार मनाने पर भी कई बार रोक लगती है, वहां भी कलश लोग अपनी संस्कृति को न सिर्फ जीते हैं बल्कि उसे खुले तौर पर दिखाते भी हैं। और शायद यही वजह है कि इन्हें आखिरी काफिर तक कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आसपास के कई लोगों ने समय के साथ इस्लाम अपना लिया, लेकिन कलश जनजाति ने झुकना मंजूर नहीं किया। उन्होंने अपनी परंपराओं को छोड़ने के बजाय उन्हें और मजबूती से पकड़ कर रखा। हालांकि इस फैसले की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। कई बार इन पर दबाव बनाया गया, डराया गया, यहां तक कि जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिशें भी हुईं। 2009 में तो एक विदेशी वॉलंटियर का अपहरण तक कर लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह इस जनजाति की मदद कर रहा था। ऐसी घटनाएं यहीं नहीं रुकी। 2012 में इस क्षेत्र में हमला हुआ, जिसमें चरवाहों को मार दिया गया और सैकड़ों पशु लूट लिए गए। इसके बाद भी कई बार हमले हुए, जिनमें लोगों की जान गई और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आज हालात ऐसे हैं कि यह जनजाति हर दिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। डर, दबाव और असुरक्षा के बीच भी यह अपनी पहचान बचाने की कोशिश कर रही है, और इसका असर साफ दिखाई देता है। एक समय था जब इनकी संख्या लाखों में हुआ करती थी, लेकिन आज यह घटकर सिर्फ 3,500 से 4,000 के बीच रह गई है। कई लोगों ने डर या मजबूरी में धर्म बदल लिया और इसी वजह से इनकी आबादी लगातार कम होती जा रही है। इतिहास भी कुछ ऐसा ही दर्दनाक रहा है। अफगानिस्तान के नूरिस्तान में भी कभी इसी तरह की जनजाति हुआ करती थी जो वैदिक परंपराओं को मानती थी, लेकिन 19वीं सदी में
वहां जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और धीरे धीरे उनका अस्तित्व खत्म हो गया। पहले उस इलाके को काफिरिस्तान कहा जाता था, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर नूरिस्तान कर दिया गया। कलश जनजाति किसी तरह उस दौर से बच गई, लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद यह इलाका पाकिस्तान में चला गया और तब से इनकी मुश्किलें बढ़ती चली गईं। आज भी इन्हें अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है, ये लोग आखिर मानते किसे हैं? कलश लोग खुद को न पूरी तरह हिंदू मानते हैं न मुस्लिम। ये अपनी अलग पहचान रखते हैं, लेकिन इनकी मान्यताएं काफी हद तक वैदिक परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। ये महादेव और इंद्र जैसे देवताओं को पूजते हैं, अग्नि को पवित्र मानते हैं और प्रकृति जैसे नदी, पहाड़ और ग्राम देवताओं की भी पूजा करते हैं। इनकी परंपराओं में पशु बलि भी शामिल है, जो प्राचीन रीति रिवाजों की याद दिलाती है। अगर त्योहारों की बात करें तो इनका जीवन पूरी तरह प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये चिलम जोशी, ऊंचाऊ फू और चौमोस जैसे त्योहार मनाते हैं, जो मौसम, फसल और जीवन के अलग अलग चरणों से जुड़े होते हैं। इन त्योहारों में रंग बिरंगे कपड़े, ढोल की आवाज, नृत्य और संगीत सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बना देते हैं। इनमें सबसे खास है चिलम जोशी। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन साथी चुनने का मौका भी होता है। इस दौरान लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिलते हैं और अगर पसंद आए तो शादी तक का फैसला यहीं हो जाता है। यहाँ महिलाओं को अपनी पसंद से साथी चुनने की पूरी आजादी है, जो आज के समय में भी बहुत जगहों पर देखने को नहीं मिलती। अब बात आती है इनके नाम की। कलश क्यों? दरअसल ये नाम उनकी भाषा, संस्कृति और उनके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये जिस जगह रहते हैं उसे कलश देश कहते हैं और उनकी अपनी भाषा भी कलश ही कहलाती है। समय के साथ यही नाम उनकी पहचान बन गया। हालांकि आसपास के लोग इन्हें काफिर या काला काफिर जैसे नामों से भी बुलाते हैं, जो उनके अलग धर्म और संस्कृति को दर्शाता है। लेकिन सच ये है कि कलश जनजाति आज भी अपनी पहचान, अपने विश्वास और अपनी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए हर दिन संघर्ष कर रही है। अब सवाल आपसे है, क्या आने वाले समय में ये अनोखी जनजाति पूरी तरह खत्म हो जाएगी या फिर ये अपनी संस्कृति को बचाकर दुनिया के सामने एक मिसाल बन पाएगी? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। आखिर इस रहस्यमयी जनजाति का इतिहास क्या कहता है? कहां से आए ये लोग और कैसे बचाए रखी इन्होंने अपनी पहचान? चलिए अब इस पर भी नजर डालते हैं। दरअसल आज जिन पहाड़ियों और घाटियों में कलश लोग रहते हैं, वो इलाका हिंदू कुश की कठोर और बंजर भूमि में फैला हुआ है। पहली नजर में ये जगह जितनी वीरान दिखती है, इतिहास के पन्नों में इसकी अहमियत उतनी ही गहरी है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में यही क्षेत्र गांधार और वाहित राज्यों का हिस्सा था और उससे भी पहले त्रेता युग में इसे भगवान श्री राम के भाई भरत के वंशजों द्वारा बसाया गया माना जाता है। इतिहासकारों की माने तो लगभग 325 ईसा पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया और लंबे समय तक यहाँ मौर्य साम्राज्य का शासन रहा। लेकिन समय के साथ जब मौर्य वंश का पतन हुआ तो यह इलाका यूनानियों के कब्जे में चला गया। यूनानी शासक बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और उन्होंने यहाँ बौद्ध धर्म फैलाने की कोशिश भी की, लेकिन यह प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। इसके बाद 5वीं से 9वीं सदी तक फारसी शासकों का प्रभाव रहा। फिर करीब 150 साल तक हिंदू राजाओं ने इस क्षेत्र को बचाकर रखा और यहाँ की परंपराओं को जीवित रखा। लेकिन 1026 ईस्वी के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। काबुल के आखिरी हिंदू शासक की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए। इन आक्रमणों के दौरान या तो लोगों को मार दिया गया या फिर उन्हें जबरदस्ती धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। सैनिकों को साफ आदेश था, या तो गैर मुस्लिमों को खत्म कर दो या उन्हें अपने धर्म में शामिल कर लो। इसी दौर में हजारों लोगों की जान गई और अनगिनत लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने भी यहाँ भयानक हमला किया और बड़े पैमाने पर लोगों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद तैमूर ने भी इसी क्षेत्र को निशाना बनाया और यहाँ की जनजातियों पर अत्याचार किए। और फिर आया अब्दुल रहमान खान का दौर, जिसकी कहानी आप पहले ही सुन चुके हैं। कैसे उसने कई जनजातियों का अस्तित्व ही मिटा दिया। यानी इतिहास गवाह है कि अलग अलग समय पर कई आक्रमण हुए और हर बार कलश जैसी जनजातियों को या तो मिटाने की कोशिश की गई या बदलने की। इसी लगातार संघर्ष का नतीजा है कि जो जनसंख्या कभी लाखों में थी वह आज घटकर सिर्फ कुछ हजार रह गई है। 2018 में पाकिस्तान की जनगणना में कलश समुदाय को एक अलग जनजाति के रूप में दर्ज किया गया। इस आंकड़े के अनुसार इनकी संख्या लगभग 3800 के आसपास है। ये लोग आज भी मिट्टी और लकड़ी से बने छोटे छोटे घरों में रहते हैं और अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए हुए हैं। अब अगर इनके जीवन जीने के तरीके की बात करें तो यह और भी दिलचस्प हो जाता है। त्योहारों के दौरान यहाँ पुरुष और महिलाएं साथ बैठकर जश्न मनाते हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी उन मौकों पर शराब का सेवन करती हैं, जो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। ढोल, बांसुरी, नाच गाना, इन सब के बीच पूरा माहौल उत्सव में बदल जाता है।
लेकिन एक और चौंकाने वाली बात है, यहाँ परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाओं के कंधों पर होती है। चाहे वह पशुपालन हो या घरेलू चीजें बनाना, महिलाएं हर काम में आगे रहती हैं। ये महिलाएं घर पर सुंदर पर्स, गहने और रंगीन मालाएं बनाती हैं, जिन्हें पुरुष बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाते हैं। इनकी सजावट भी बेहद खास होती है। सिर पर खास तरह की टोपी, गले में पत्थरों की रंगीन मालाएं, ये सब मिलकर उनकी खूबसूरती को और भी अलग बना देते हैं। हालांकि इनकी परंपराओं में कुछ नियम ऐसे भी हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं, जैसे कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को घर से अलग रहना पड़ता है। इस दौरान उन्हें एक अलग कम्युनिटी हाउस में रखा जाता है, जहां सभी जरूरी सुविधाएं होती हैं। करीब 5 दिन बाद स्नान करके ही उन्हें वापस घर आने की अनुमति मिलती है। इस परंपरा के पीछे उनका विश्वास है कि अगर इस समय महिलाएं घर में रहें या परिवार को छुए तो देवता नाराज हो सकते हैं और इससे प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ इतनी पुरानी परंपराएं, दूसरी तरफ आधुनिक दुनिया का दबाव, और इनके बीच जूझती यह अनोखी जनजाति। तो आपका क्या मानना है? क्या कलश जनजाति आने वाले समय में अपनी पहचान बचा पाएगी, या फिर इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।